आप अब तक जान चुके हैं कि अंग्रेजी में आम फिक्रे 3 तरह के होते हैं: सिंपल, एक्टिव, पैसिव। थोड़ी सी पहचान इनकी मैं फिर बता देता हूं ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए। सिंपल फिक्रों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता और वो 2 तरह का है। एक बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो होना का मानी देती हैं। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, ही इज ऑन द रूफ। देखिए, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं आया। इसी तरह इसकी सारी शक्लों में जो बी अब दूसरी हैव की शक्लें हैं वो भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड की मदद से फिक्रे बनाती हैं। अगर आप इनमें कोई प्रिंसिपल वर्ब डालने की कोशिश करेंगे तो आपका फिक्र गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को ज़हन में रखना अज हद ज़रूरी है कि सादा फिक्रे में प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रिंसिपल वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें किसी चीज़ के होने या ना होने, रखने या ना रखने की बात नहीं होती, बल्कि किसी काम का जिक्र होता है। इसमें कोई काम होता है। तो इसकी मिसालें आप देख चुके हैं। मसलन एक्टिव पर बात करते हुए हम एक फिक्रा और जो है वो शामिल कर लेते हैं। He loves. दो अल्फाज की मदद से भी मुकम्मल फिक्रा बन रहा है और भरपूर मानी दे रहा है। वो हंसता है, he laughs, I laugh, they laugh, we laugh। हर जगह ये फिक्रे, एक्टिव फिक्रे, फाइल यानी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है। हेल्पिंग वर्ब अगर मौजूद हो तो लगाइए। अगर किसी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसके बगैर भी फिक्रा बन गया। तो आपके सामने हेल्पिंग वर्ब के बगैर सिर्फ प्रिंसिपल वर्ब के साथ फिक्रे लिखे गए। अब आपको ये जान जाना चाहिए कि सादा फिक्रों में प्रिंसिपल वर्ब नहीं आ सकता, लेकिन एक्टिव और पैसिव में प्रिंसिपल वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रिंसिपल वर्ब को इस्तेमाल किए बगैर ना एक्टिव बना सकते हैं ना पैसिव बना सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिंसिपल वर्ब की 3 फॉर्म जानना जरूरी है। एक सादा सा वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, गो, वेंट, गॉन।
ये 3 फॉर्म हैं। इसी तरह से हर प्रिंसिपल वर्ब की 3 फॉर्म। ये फॉर्में याद करना पड़ती है। किताबों में इनका तफसीलन जिक्र होता है, वहां बनाकर भी 3 फॉर्में जो है आपको दिखाई जाती हैं और उन वर्ब्स के मानी भी बताए जाते हैं। इस दर्जे में यानी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में आपको कम से कम 300 वर्ब ज़हन नशीन होना चाहिए। इससे कुछ आगे या पीछे थोड़ा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम काम जो हैं हमारे सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जिन्हें हम करते हुए या होते हुए देखते हैं, वो सब इन 300 वर्ब्स में शामिल हैं। इसके लिए आपको एक लिस्ट फराहम की जाएगी और आपको रोज़ाना जितना आपका दिल चाहे 5 या 10 वर्ब रोज़ाना फॉर्म और मानी के साथ ज़हन में रखना है। अगर 5 वर्ब भी आप रोज़ाना समझ लें तो आप देखिए 1 महीने में आप 150 वर्ब इकट्ठे कर लेंगे। इसी हिसाब से आगे चलिए। आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, नहीं, आप इसको धीरे धीरे कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं कि एक दिन बैठ के आप 50 या 100 फिक्रा जो है वर्ब जो है वो रटने की कोशिश करें, इस तरह वो भूल जाएंगे। आपको ये पूरा साल एक जमात को पास करने के लिए दिया जाता है। आप जानते हैं कि ग्रामर को पढ़ने के लिए तो 15 दिन ही काफ़ी है, फिर आपको 1 साल क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि आप इन उसूलों को पढ़ते हुए, इन पर मश्क करते हुए माहिर हो जाएं। और दूसरी बात, गलती ना करें। खास तौर पर तलबा तालिबात को ग्रामर की गलती से बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिख कर पर्चा देना है और एग्जामिनर उनके सामने नंबर नहीं लगाता। वो आपकी लिखी हुई बात जो है उसको पढ़ के जो है वो तय करता है कि इसके कितने नंबरों में से कितने दिए जाएं। आप 10 फिक्रे लिखें जिनके नंबर 10 हैं, हर फिक्रे का 1 नंबर है। आप देखें, अगर आप 10 फिक्रों में 8 गलत कर गए तो आपको क्या देगा? फिर लोग शिकायत करते हैं कि अंग्रेजी बड़ी मुश्किल है या अंग्रेजी को बड़ा मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं। हर अमली काम को करते हुए आपको ध्यान से मश्क करना पड़ती है, प्रैक्टिस करना पड़ती है। मैं आपको मोटरसाइकिल की, कार की मिसाल देते हुए बता चुका हूं कि सारे पुर्जों के नाम याद कर लेने के बाद भी
आप अमलन ना मोटर चला सकते हैं ना मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अगर आपने तेजी करने की कोशिश की तो कोई हादसा कर बैठेंगे। जुबान के सिलसिले में ये हादसा गलती कहलाता है, जिसको देखकर आपका एग्जामिनर ये फैसला करता है कि आप कितने नंबर के मुस्तहिक हैं। एक लफ्ज़ है किल। तो ये अगली गल आ जाएगी यार, द मैड डॉग। देखिए फिक्र की क्या तरतीब है। पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। अब अगर इसको आपने पैसिव बनाना है तो उसकी तरतीब भी मैं आपको बता चुका हूं कि आप ऑब्जेक्ट को उठा के बाहर सब्जेक्ट की जगह ले आइए, दी मैड डॉग। ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। अब आप फिक्रा उसी हिसाब से फिनिश कीजिए। आपने पैसिव की 8 शक्लें पढ़ी हैं, ये जिस शक्ल में आना चाहिए वहां ले जाइए। देखें, हमने जाना है कि एक्टिव की 12 शक्लें होती हैं और पैसिव की 8 होती हैं। इसलिए अगर हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जा रहे हैं तो ये बात पहले से ज़हन में होनी चाहिए कि सिर्फ 8 शक्लें पैसिव में होती हैं, 4 शक्लों की तरफ हमने ध्यान नहीं देना। वो चारों शक्लें परफेक्ट कंटिन्यूस, हर जमाने का, और फ्यूचर का कंटिन्यूस भी नहीं लिखा जाता। तो ये चारों फिक्रे, चारों अंदाज जो हैं, ये ड्रॉप कर दिए जाते हैं। मेयारी अंग्रेजी में ये नहीं लिखे जाते। इसलिए अब ये देखिए कि ये फिक्रा एक्टिव हालत में इसकी तरतीब क्या थी और किस टेंस का फिक्रा है ये। He killed the mad dog. Active, past, indefinite। फिर सुनिए, एक्टिव फिक्र है और पास्ट का है। इसकी बाकी शक्लें जो हैं, बेहतर है कि वो आप खुद बनाएं। इसकी बाकी 11 किस्में खुद लिखें। 11 और होगी और 12 होगी। अब पैसिव की तरफ आइए, तरतीब बदल गई है। पहले, उसके बाद इज
पैसिव वॉइस। किल्ड, पागल कुत्ते को मार दिया जाता है। फिर सुने, पागल कुत्ते को मार दिया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी बाकी 7 शक्लें ऊपर वाले एक्टिव की तरह खुद बनाए। कल मैं आगे जाने की बजाय आपको बताऊंगा कि ऊपर वाले की 11 और नीचे पैसिव की 7 दीगर शक्लें क्या है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो फिक्रे खुद बनाए हैं उनमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। थैंक यू।